हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और दरोगा भर्ती 2 वैकेंसी बड़ी वैकेंसी आती हैं, जिसका हर अभ्यर्थी को इंतजार होता है। और कांस्टेबल का तो री एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो अगस्त लास्ट या सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको बता दूं, यहाँ पे जो मोहर लग चुकी है वो सितंबर में एग्ज़ाम कराने की लग चुकी है, क्योंकि अभी जो है कुछ तो मानसून की वजह से बहुत सारे जिलों में जो है बाढ़ की समस्या है। प्लस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2-3 अगस्त तक जो है कांवड़ मेले की जो यात्रा रहेगी, कांवड़ यात्रा रहेगी, उसकी वजह से भी रूट थोड़ा सा डाइवर्ट रहता है। तो 3 अगस्त तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आपका दिल्ली से लेके हरिद्वार वाला जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहता है। तो उस वजह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं हो पाता। और उसके बाद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे आपकी जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लगभग 15 से 20 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, जहां अभी भी बाढ़ की समस्या कंटिन्यू बन रही है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए अभी जो है अगस्त में एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जुलाई तो लगभग लगभग ख़त्म हो चुकी है। अभी एग्ज़ाम डेट भी नहीं आई है, तो अब तो एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होगा। अगस्त में क्या है कि अगस्त में आपके इन दो कारणों की वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो 99% जो है आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होने के चांसेस बन रहे हैं। आप सितंबर की एग्ज़ाम को डेट को मान के चलते हुए, और हो सकता है बहुत जल्द आपको 10 से 15 दिनों में एग्ज़ाम डेट, एग्जैक्ट डेट भी देखने को मिल जाए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपसे, ये मान के चलना कि 90% ये जो न्यूज़ है आपको सच देखने को मिलेगी कि 10 से 15 दिन में आपका एग्ज़ाम होगा। और 99% आपका ये जो एग्ज़ाम है सितंबर में होगा। किस डेट को होगा ये अभी बता पाना मुश्किल होगा। तो मैंने बताया था कि चाहे आप कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हो, उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की आप तैयारी कर रहे हो, बैंक पीओ क्लर्क, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, DSSB, या जो भी आपके एग्ज़ाम हैं जिनमें आपके जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और आपकी हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट आपके जिस एग्ज़ाम में आते हैं, उस हर उस एग्ज़ाम की तैयारी आप हमारे चैनल पे बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चाहे आप टेलीग्राम पे जाके डायरेक्ट सर्च बॉक्स में आप द फ्यूचर कोचिंग बिना स्पेस दिए अगर डाल देंगे तो भी आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। देखिए, हमारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 75 से 80% कंप्लीट हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, आप किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो जाके देख सकते हैं। आपको हमने, देखिए, किसी एग्ज़ाम वाइज हमने तैयारी नहीं की है। हमारा जो मेन मोटिव है वो बच्चे को क्या है, ये 4 सब्जेक्ट में महारत हासिल दिलाना है। और हमारा जो काम चला है वो सब्जेक्ट वाइज चला है, एग्ज़ाम वाइज नहीं चला। अगर आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो सिलेबस है वो आपका ऑलमोस्ट, जो भी आपका एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लगभग लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। चाहे आप मैथ्स की बात करें, चाहे आप रीजनिंग की बात करें, चाहे जीके जीएस की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मतलब उसमें आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं मिलेगी, कि ये नहीं है कि हमने आपको भर भर के कंटेंट दे दिया और आपसे वो पढ़ा भी नहीं जा रहा। तो हमारा जो कंटेंट है वो लिमिटेड है और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको देखने को मिलेगा। आप एक बार वीडियो पे जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो क्लिक कीजिए, आप पूरा पहले एक बार वीडियो को देखिए, आपको क्वालिटी अपने आप पता चल जाएगी। उसके अलावा चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं फ्राइडे को रीजनिंग। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। और इससे पहले हमने 2 से 3 क्लासेज अपनी डिस्कस कर ली हैं। कोई भी एग्जाम हो आपका, 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसमें क्या होता है, खास तौर पे आपको पैटर्न्स याद रखने होते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो को। चलिए, अब तक हमने लगभग 3 से 4 टॉपिक किए हैं, पार्ट किए हैं इसके, और हमने इसमें लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग, ये 2 पोर्शन हमने इसके कवर कर लिए थे। तो आज जो हमारा सेशन है वो कहीं ना कहीं
नंबर कोडिंग का एंड हो जाएगा और एक नया टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए टाइप 2 हमने नंबर कोडिंग किया था, नंबर कोडिंग में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इसमें। तो ऑलमोस्ट जो पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग में बनते हैं वो मैं आपको ऑलमोस्ट बता चुका हूँ। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी जो नंबर कोडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हम एक तीसरा टॉपिक जो होगा हमारा चाइनीज़ कोडिंग वाला या मिश्रित कोडिंग वाला, वो हम आज की क्लास में शुरू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन है हमारा आज का, पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 41, नंबर कोडिंग से ये क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित भाषा में डियर को 12215 लिखा जाता हो तो हाई को 5645 लिखा जाता हो, तो उसी सांकेतिक भाषा में हील को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए हमें दो शब्द दे रखे हैं, एक तो डियर दे रखा है और एक दे रखा है हमें हाई। और मुझे किसका पूछा है, मुझसे पूछा है हील का। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो मुझे पूछा है वो इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है डियर को क्या लिखा है उसने, 1 2 2 1 5। हाई को क्या लिखा है उसने 5645 5645। अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे 4 लेटर हैं लेकिन कोड कितने हैं 5। तो क्योंकि हम नंबर कोडिंग पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कोई कोड हमारा 10 से ज़्यादा या 9 से ज़्यादा वाला नंबर का आ रहा हो, तो उसमें हमारे 2 अंक बन जाते हैं। जैसे आर है हमारा, तो आर हमारा 18 पे आता है, आपको पता है। तो कहीं ना कहीं उसी के ही कोड में 2 डिजिट आ रही होंगी। अब देखिए नंबर अगर हम डालें इसमें तो डी का कोड कितना होता है, डी का कोड होता है 4, ई का कोड होता है 5, ई का फिर से 5 और आर का कोड होता है 18। हाई में कितना है, ये 8 होता है, ये 9 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है। आप देख रहे होगे एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, और इसके दोनों के कोड क्या है 5 हैं, ठीक है। अब इसमें एच नहीं है लेकिन 5 है, तो कहीं ना कहीं मुझे पता चल रहा है कि जो है ये 15 होगा, क्योंकि भाई एच के लिए तो मेरा 5 कोड यूज हो रहा है जबकि एच इसमें है ही नहीं, तो 5 ना होके ये 15 होगा। अब ये 5 बना कैसे, देखो 8 में अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो मुझे 5 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर मैं 9 में 3 माइनस करूं तो 6 मिलना चाहिए मुझे, तो मुझे 6 भी मिल रहा है। जी यानी कि 7 में 3 माइनस करूंगा तो 4 भी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है। और 8 से तो 5 बन ही रहा है, मतलब मेरा जो कोड बन रहा है वो माइनस के 3 होके बन रहा है, कि नंबर में -3 हो रहा है। एक बार इसे चेक करते हैं, डी कितने पे आता है 4 पे, 4 में 3 घटाऊंगा तो 1 ही बचेगा, 5 में 3 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, 5 में 3 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, और 18 में 3 घटाऊंगा तो 15। तो जो मेरा कोड बन रहा है वो क्या बन रहा है नंबर में से -3, मतलब जो भी उसकी प्लेस वैल्यू है उसमें अगर मैं -3 कर दूं तो मेरा कोड आ जाएगा। अब एच कितने पे आता है 8 पे, ये 5 है, ये 5 है और ये 12 है, तो यानी कि 8 का क्या बन जाएगा -3 होके 5 बन जाएगा। 5 का अभी हमारे पास था 2 बना था, तो ये तो 2 ही आएगा दोनों बार। और 12 में जब मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा 9 आएगा। तो मेरा जो आंसर बनना चाहिए वो 5229 बनना चाहिए। 2328 3449 4337 5229। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि नंबर कोडिंग के हमारे 1-2 क्वेश्चन ही है, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि होगा चाइनीज कोडिंग वाला। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 है ये हमारा, मतलब जो हमने अब तक पढ़ा है उसमें हम 42nd क्वेश्चन, यानी कि अब तक हमने 41 क्वेश्चन कर लिए हैं टोटल चैप्टर में। किसी निश्चित भाषा में सिमेंटिक क्या है मेरा, SEMANTIC। सिमेंटिक को क्या लिखा है उसने 1 4 4 8 5 2 9 3। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, प्रैक्टिस के लिए पूछा है कि भाई प्रैक्टिस को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम नंबर डालेंगे, नंबर से क्या होता है हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, कि जो पैटर्न होता है वो हमें पहचान में आ जाता है। तो एस आपको पता है 19 पे आता है, ई आपको पता है 5 पे आता है, एम आपका 13 पे आता है, ए 1 पे आता है, एन 14 पे आता है, टी 20 पे आता है, आई 9 पे आता है,
और सी आपका 3 पे आता है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ध्यान से तो सी मेरा 3 है, लास्ट में भी 3 आ रहा है, आई 9 है तो 9 ही आ रहा है, टी 20 है तो यहाँ पे 20 का 2 आ रहा है, एन 14 है तो 14 का 5 आ रहा है, ए 1 है तो 1 का कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये तो कोई लॉजिक बन सा नहीं रहा। और देखें अगर हम यहाँ एस मेरा 19 है, 19 का मेरा या तो 14 होगा या 1 होगा, ई 5 है तो 5 का मेरे पास या तो 44 है या 4 है। अब देखो लॉजिक क्या है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो एस का मेरा कोड बन रहा है 1, या तो 1 है या 14 है। अब 19 का अपोजिट कितना होता है, 11, सॉरी 19 का अपोजिट कितना होता है, 8। अब 8 तो है नहीं कहीं, ना तो ये 8 का डबल है ना 8 के आसपास है। लेकिन अगर मैं 19 को 1 + 9 करूं तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 को भी 1 + 0 करूं तो कितना आएगा, भाई मेरे पास 10 भी डबल अंक में आ रहा है ना, तो 1 + 0 कितना आएगा, 1 आएगा। और मेरे पास कहीं ना कहीं 1 जरूर है, तो मेरा एस का कोड कितना है, 1। कैसे आया, मतलब इसके जो नंबर है उसको सम करके यूनिट डिजिट में बना लिया। अब ई तो आप कहोगे 5 है तो 5 का 5 आना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं ये व्यंजन है ये स्वर है। अब ये 5 है, 5 का कितना लिखा है, -1 करके लिख सकता है। 1 है, पहला दूसरा चौथे नंबर पे पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब 1 का कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मुझे पता है ई का अपोजिट जो होता है वो वी होता है, और वी का कोड कितना है, 22। और 22 को जब मैं प्लस करूंगा तो 4 आएगा। तो देखो मेरा 4 है, बिल्कुल है। एम मेरा 13 है और 3 और 1 कितना होता है, 4, ये भी ठीक है। चलिए, ए मेरा 1 है और ए का अपोजिट कितना होता है, जेड, और जेड का कोड कितना होता है, 26। और 6 और 2 8 होना चाहिए, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे पता चल गई कि जो वोवेल्स हैं उनका अपोजिट का नंबर को सम कर रखा है यूनिट डिजिट में, और जो कॉन्सोनेंट हैं उनकी सेम नंबर को। 14 का 4 और 1 5 हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा है। 20 का टी का यानी कि 20 का 2 + 0 2 हो रहा है। आई का 9 है, अब आई का अपोजिट कितना होगा, आपको पता है आई का अपोजिट कितना होता है, आर होता है, क्योंकि भाई 18 और 9 27 होते हैं। तो ये कितने पे आ गया, 18 पे। और 8 और 1 कितना होता है, 9 ही होता है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी 9 है, लेकिन आपको पता है जो वोवेल्स चल रहे हैं उनमें अपोजिट का सम कर रखा है। और सी 3 है तो सी का मुझे 3 मिल गया। अब मुझे क्लियर हो गया कि मेरे कॉन्सोनेंट का तो नंबर में यूनिट डिजिट बना रखा है। तो पी आपका 16 यानी कि 6 और 1 7। मेरा जो ऑप्शन शुरू होगा वो 7 से शुरू होगा, 2 8 7 7। तो ऑप्शन सी और डी मेरे आंसर होंगे, ए और बी मेरा आंसर नहीं होंगे। आर मेरा 18 पे आता है तो 18 का 9 हो जाएगा, तो 7 9। ए 1 पे आता है तो 1 का अपोजिट तो अभी हमने लिखा था 28, 6 और 2 8, 7 9 8। तो 7 9 8, देखो ये रहा आंसर सी होगा। 7 9 1 आ रहा है यहाँ, तो ये गलत हो गया। अब सी 3 है तो 3 आएगा, टी 20 है तो 2 आएगा, आई 9 है तो 18 आएगा, 9 ही आएगा इसका। सी 3 है, ई 5 है तो 22 आएगा यानी कि 4। चेक कर सकते हैं, 7 9 8 3 2 9 3 4, 7 9 8 3 2 9 3 4। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा पैटर्न बहुत बढ़िया लगा हुआ था इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको मार्क करूंगा, क्योंकि देखो ऐसे पैटर्न जो होते हैं वो एग्जाम में जब एकदम से सामने आ जाते हैं ना, तो तब हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हम उस टाइम पे सोच नहीं पाते। एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो ऐसे ही होता है, आदमी इतनी जल्दी उस चीज को नहीं सोच पाता है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी जो नंबर कोडिंग थी वो उसको हम यहीं पे एंड करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो नए टाइप का होगा, जो कि होगा चाइनीज कोडिंग या मिश्रित कोडिंग से। चलिए शुरू करते हैं मिश्रित कोडिंग या चाइनीज कोडिंग को। देखिए मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर हैं, एसएससी और यूपी के किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ।
तो ये जो हमारा पार्ट है वो किसका है, चाइनीज कोडिंग का है। चाइनीज कोडिंग पहले तो देखो क्या होती है ये समझ लेते हैं। हम क्या कहते हैं इसे, चाइनीज कोडिंग कहते हैं। देखो वैसे तो चाइनीज कोडिंग कोई नाम नहीं है, तो सिंपल हमने नाम रख रखा है, क्योंकि इसमें जो कोड दिए होते हैं वो इसी भाषा में दिए होते हैं कि वो समझ में नहीं आते, ना ही बोले जाते हैं। जैसे उसने क्या रखा है, निर्देश। देखिए सबसे पहले आपको निर्देश मिलेंगे इसमें, ठीक है। निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के आधार पे ही आपको अपना जो है आंसर सोल्व करना होगा। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, निर्देश क्या दिए हुए हैं कि यदि हाउ आर यू का अर्थ NEETINFU है, आर यू देयर का अर्थ TINSENEE है, तो इन सूचनाओं के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब ये हमें सूचनाएं दे रखी हैं एक तरीके से निर्देश के रूप में, और इनके आधार पे फिर हमें क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको एक सेट में ही मिल जाते हैं। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कई कई बार तो 5-5 क्वेश्चन का भी सेट आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। देखो आपको पता है कि भाई हाउ आर यू, तो अगर हम इन्हें अलग लिख लें तो ये मेरा हाउ, ये मेरा आर, और ये मेरा यू। और हाउ आर यू को क्या लिखा है उसने, NEETIN और FU। उसके बाद आर यू देयर, तो ये मेरा आर, ये मेरा यू, और ये मेरा देयर। और आर यू देयर का क्या है, टिन से नी, TINSE और NEE। अब देखिए होता क्या है कि जब भी आपके सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होता है, आपको कॉमन वर्ड ढूंढने होते हैं। जैसे मेरा ये पहला सेंटेंस है और ये मेरा दूसरा सेंटेंस है। अगर मैं पहले सेंटेंस में देखूं तो मुझे पता है हाउ आर यू लिखा हुआ है, और दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, आर यू देयर। तो यहां मुझे पता चल रहा है कि मेरा एक तो आर और एक मेरा यू, दोनों सेंटेंसों में कॉमन है। देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या गलती कर देते कि हाउ के लिए पहला कोड, आर के लिए दूसरा, यू के लिए तीसरा। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको कॉमन वर्ड ढूंढने हैं। जैसे आर इसमें भी है, इसमें भी है, यू इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब जब कॉमन वर्ड हैं तो कॉमन कोड भी होंगे। जैसे यहाँ पे 2 वर्ड कॉमन हैं तो 2 कोड भी कॉमन होंगे। आगे जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास NEE भी है, और इसमें भी NEE है। उसके बाद TIN इसमें भी है, और TIN इसमें भी। अब तुम देखो अगर हम ऐसे कहें कि ये पहले का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, तो आपको पता है हाउ पहले नंबर पे है, और हाउ का कोड तो NEE होना चाहिए, जबकि कोड आर और यू का ये बन रहे हैं। भाई ये दूसरे तीसरे पे है, जबकि कोड पहले दूसरे हैं। यहाँ पहले दूसरे पे है, जबकि यहाँ कोड पहले तीसरे पे आ रहा है। तो यहाँ ऐसा नहीं होता कि सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस कभी नहीं होता इसमें। अब देखिए हमें पता चल गया कि मेरा आर और यू 2 शब्द ऐसे हैं इसमें कि जो कॉमन आ रहे हैं। तो अब 2 कॉमन है तो 2 कोड भी कॉमन आ गए हमारे। लेकिन हमें पता है कि अब मेरे पास जो ये हाउ है, जो मेरा ये हाउ बचा हुआ है, इसका एक कोड रह गया, और वो क्या है, FU। क्लियर। ऐसी मेरे पास जो देयर है, जो ये देयर है आपका, इसका कोड क्या है, इसका कोड बन जाएगा आपका, देखो मैंने अलग अलग कलर से कर दिया है कि जो कोड हैं वो इसके अलग अलग कलर से हो गए, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई हाउ का कोड क्या होगा। सबसे पहले मुझसे क्या पूछा है, हाउ का कोड क्या होगा। आपको पता है जो मैंने ये स्काई ब्लू कलर से फिल किया है, फिरोजी कलर से, ये हाउ है। अब हाउ को मैंने किस कलर से फिल कर रखा है, फिरोजी से, और ये क्या है, FU। ऑप्शन है NEETINFUSE। तो यहाँ मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। मतलब मेरा एक बार क्वेश्चन सोल्व होने के बाद देखिए मुझसे कुछ भी पूछ सकता है, मेरा आंसर जो बनेगा वो यही बनेगा। जैसे हाउ का कोड क्या है, आपने कह दिया कि हाउ का कोड क्या है, मेरा क्या बनेगा, 1 मिनट। हाउ का कोड बन जाएगा मेरा FU, ठीक है। ऐसी आर और यू, अब देखिए आर और यू का जो कोड बनेगा ना,
हो सकता है वो ये भी हो सकता है ये भी हो। ऐसे ही यू का कोड हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। सेम यहाँ पे यू का कोड हो सकता है TIN और यू हो सकता है यू का कोड NW हो सकता है आर का कोड TIN हो सकता है NW। लेकिन मुझे एक बात पता है कि देयर का जो कोड होगा वो मेरा SE ही होगा, कि जो देयर वाला कोड है वो SE होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या है, FU। ठीक है, और उम्मीद करूंगा आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो सेम आएंगे हमारे। अब मैं यहीं पे इसे कलर कर लूंगा क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से सोल्व करना है। जैसे आपको पता है हाउ का कोड क्या है मेरा, मैं एक काम करता हूं, मैं कलर चेंज ना करके मैं अलग अलग वो कर लेता हूं, इस पे मतलब सेव बना लेता हूं। आपको पता है हाउ को मैं दे देता हूं सर्कल। हाउ का कोड क्या बना था, FU। आर यू देयर है, अब देयर का कोड क्या बना था, क्योंकि NEETIN इसमें भी है, TIN इसमें भी है, तो मैं यहाँ पे SE कर लेता हूँ। ये देयर को ट्राइंगल में रख लेते हैं। ठीक है, अब ये RU दोनों बच गए, तो ये दोनों एक जैसे ही हैं। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि तो देयर का कोड क्या होगा। देखिए क्वेश्चन, क्योंकि मेरे जो निर्देश हैं वो तो पहले वाले ही हैं, जो मैंने इसमें निर्देश सोल्व किए थे, ये वाले तो निर्देश तो मेरे उसमें भी यही हैं, तो मेरे जो निर्देश काम करेंगे वो यही वाले करेंगे। ठीक है, पर मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में कोड दूसरा बताना है। अब मुझसे देयर का पूछा है, देयर ये रहा जो मेरा लाइट पिंक है, और लाइट पिंक से क्या है ये SE, ये रहा, मैंने एरो भी बना रखा है। तो मेरे देयर का कोड क्या हो जाएगा, देयर का कोड हो जाएगा मेरा SE। अब ऑप्शन देखते हैं, NEETIN FU SE, तो मेरा देयर का कोड क्या है, देयर का कोड हो जाएगा SE। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा इसका, ऑप्शन नंबर डी। देखो केवल आपको इसे सोल्व करने में टाइम लगेगा, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर तो आप फटाफट दे दोगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन भी मुझे इसी से पूछ लिया। क्या पूछा है कि आर का कोड क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा ये, और पूछा क्या है मेरे से कि भाई आर का कोड क्या होगा। अब आर का कोड आपको पता है, मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था कि भाई थोड़ा सा मैं देखो इसे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, जो मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीजें लगा रखी हैं। एक मिनट, इस तरीके से। अब अगर तुम देखो तो यहाँ पे मुझे एक बात पता चली है कि मैंने सबके कोड बना रखे हैं। कैसे कि भाई देयर के लिए SE है, हाउ के लिए FU है, आर और यू के लिए NEETIN है। अब आर और यू जो हैं आपके वो सेम आ रहे हैं, कि हो सकता है NEE भी हो और TIN भी, क्योंकि दोनों जो हैं वो सेम, दोनों सेंटेंसों में हमारे कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो आर का कोड क्या बनेगा मेरा, आर का कोड जो बनेगा मेरा, मैं देखो यहीं पे समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा, वहां पे आंसर लिख लेंगे कि आर का कोड बनेगा मेरा या तो NEE या TIN। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता हूं कि आर के लिए क्या कोड होगा, क्यों, क्योंकि भाई दोनों जो हैं वो सेम है, NEE भी। और ऐसे ही देखो यू का अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो यू के लिए भी ये दोनों ही आएंगे, क्योंकि आपको पता है बीच में या लगा हुआ है। या का मतलब क्या है कि या तो ये वाला मेरा आंसर है या ये वाला मेरा आंसर है। तो अगर आर और यू का मुझसे कोड पूछा जाएगा तो आंसर मेरा क्या होगा, नी या टिन। बाकी अगर मुझसे हाउ का पूछा गया था तो मैंने FU बता दिया, मुझसे देयर का पूछा गया तो मैंने SE बता दिया। अब देखो देयर का SE हो गया। अब मुझसे किसका पूछा है, आर का कोड पूछा है। आर का कोड अभी मैंने आपको क्या बताया, आर का कोड या तो NEE होगा या TIN होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन है NEE, दूसरा ऑप्शन है TIN। तो देखो अलग अलग तो हो नहीं सकते, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन है SE आपको पता है देयर का कोड था। तो मेरा क्या बचता है अब, ऑप्शन नंबर C। तो मैंने पहले ही बताया था कि आर का जो कोड होगा वो NEE या TIN होगा। तो नी या टिन मेरा जो आंसर होगा। मतलब इसमें क्या होगा कि अगर हम एग्जैक्ट किसी का कोड नहीं बता पा रहे हैं तो हम इसका आंसर पेयर में देंगे फिर, क्योंकि हो सकता है कि दो सेंटेंसों में दो वर्ड कॉमन हो तो वो दोनों ही एक दूसरे के लिए कोड का काम करेंगे। तो हो सकता है आर का कोड नी हो सकता है टिन हो।
ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि यू के लिए भी ये दोनों ही काम करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही हमारे दो सेंटेंसों में कॉमन आ रहे थे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यू का ही पूछ लिया कि भाई यू का कोड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा है यू का कोड क्या होगा। अब देखो मैंने अभी बताया था कि चाहे आपसे आर पूछे चाहे आपसे यू पूछे, आर का कोड भी क्या है, ओब्लिक कर देंगे। देखो या तो ओब्लिक करके आ सकता है या करके आ सकता है, क्योंकि ओब्लिक का मतलब भी या ही होता है। तो यहाँ पे भी नी या टीन होगा, यहाँ पे भी नी या टीन होगा। तो आंसर मेरा यहाँ पे भी NEETIN तो होंगे नहीं, SE मेरा हो नहीं सकता। तो आंसर क्या बचता है मेरा, एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर सी डी। यहाँ पे भी NEETIN, ये बी था, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ऑप्शन मैच हो गए तो थोड़े से मिसमैच। चलिए, उम्मीद करूंगा ये वाला जो टॉपिक है आपको, ये इस वाले क्वेश्चन से आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ में वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को एक बार अच्छे से लाइक कर देंगे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अच्छे से लाइक करना है, ऐसे ही चलते फिरते लाइक मत कर देना। अब देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे। अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन हमसे दूसरा इस टाइप से पूछा जाएगा कि हमें 1 से लेके 4 सेंटेंस दे रखे होंगे। अब देखिए करना हमें सेम है। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहीं पे हम अपना कलर चेंज कर करके इसे फिल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें व्हाइट कलर ले लेता हूँ। कह रहा है यदि इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी का अर्थ है काला होगा। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का अर्थ है मोटा पाका, चाहे तो हम अलग भी लिख सकते हैं। मनी मेक्स ओनली पार्ट का अर्थ है जीला नेकी, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स का अर्थ है जीमो काटा। तो इस तरीके से देखो, अब जैसे इसने शब्द दे रखे हैं, क्या वो समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, तो इसलिए इसे चाइनीज कोडिंग का शब्द नाम दे देते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले वही काम करना है हमें, कॉमन चीजें ढूंढनी है। अब देखो इकोनॉमिक्स है इसमें, ये देखो इकोनॉमिक्स और किस किस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 1 में इकोनॉमिक्स है, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, सेंटेंस नंबर 2 में भी मेरी इकोनॉमिक्स है। क्या कहीं और है, मनी मेक्स ओनली पार्ट, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, मतलब मेरे पहले दूसरे और चौथे सेंटेंस में एक शब्द कॉमन आ रहा है जो कि क्या है, इकोनॉमिक्स। अब देखो पहले दूसरे और चौथे में कहीं ना कहीं कोड भी कॉमन आएगा, काला होगा, मोटा पाका। तो देखो काला होगा, मोटा पाका, तो कहीं ना कहीं जो का है वो इन दोनों में कॉमन है, और चौथे में भी जरूर होगा। मुझे यहां से एक बात पता चल गई कि मेरा जो इकोनॉमिक्स का कोड है वो का ही होगा। चलिए अभी हमें इकोनॉमिक्स का मिला है, ऐसे हम और ढूंढते हैं कोई। अब इज नोट मनी, अब देखो मनी है कहीं, मनी मेक्स ओनली पार्ट। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, चलिए मनी मेरा पहले में भी है और मनी मेरा तीसरे में भी है। देखो डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, मनी मेक्स ओनली पार्ट, तो पहले और तीसरे सेंटेंस में कुछ कॉमन होगा, ला होगा, जी ला नेकी। तो मेरे को पता चल गया कि मेरा जो ला है वो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये रहा ला, समझ गए आप। यानी कि चाहूं तो मैं यहां पे अलग लिख सकता हूं इसे, कि इकोनॉमिक्स का कोड क्या है, का, और मेरा मनी का कोड क्या है, मनी का कोड है मेरा ला। जैसे मेक का पूछा है मुझसे, तो का और ला तो होनी कि नहीं। आगे देखते हैं अब, डिमांड एंड सप्लाई इज नोट, देखो इज नोट तो कहीं है नहीं हमारा। अब डिमांड एंड सप्लाई मेक्स ओनली पार्ट, डिमांड मेक्स सप्लाई। अब तुम्हें पता चल गया कि डिमांड एंड सप्लाई ये दो चीजें जो हैं मेरे में कॉमन आ रहे हैं। कौन से में, देखो व्हाइट तो हमने ले लिया है, अब हम ले लेते हैं इस कलर को। तो आपको पता है यहाँ पे डिमांड है
यहाँ क्या है, सप्लाई है, मतलब दूसरे सेंटेंस में डिमांड एंड सप्लाई है, और चौथे सेंटेंस में भी देखो डिमांड और सप्लाई है। तो ये रहा डिमांड और ये रहा सप्लाई। क्लियर है? अब देखो दूसरे और चौथे सेंटेंस में दो कोड भी कॉमन होंगे। आप देखो MOTA तो यहां पे MO है, यहां पे भी MO है, यहां पे TA है, यहां भी TA है। तो मुझे एक बात पता चल गया कि चाहे तो मैं डिमांड की बात करूं और चाहे मैं सप्लाई की बात करूं, इन दोनों के जो कोड मुझे मिलेंगे वो मिलेगा मुझे MO या TA। ठीक है, क्योंकि मेरा सेपरेट नहीं आ रहा इससे। क्लियर है? अब देखो एक बात बताओ, यहां पे मुझे पता है एंड बचा हुआ है। कलर चेंज कर लूं एक बार में, फिर से रेड हो गया, मैं येलो कर लेता हूं इसे। येलो तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ ग्रीन टाइप का ले लेता हूं। अब तुम्हें पता है यहाँ पे एंड है कि नहीं? अब यहाँ कोड क्या बच रहा है, PA। तो यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि एंड का जो कोड है वो क्या है, PA है। ऐसे ही देखो यहाँ पे मेक्स है, यही तो बच रहा है एक कोड, क्या बच रहा है, ZI। तो मेक्स का कोड क्या है, ZI। ठीक है, अब और क्या बचा आपका, पर एक मिनट, जैसे मेक्स तो यहाँ पे भी है तो कोई बात नहीं, देखो दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ भी मेक्स है, यहाँ भी मेक्स है। तो मेक्स का कोड क्या बनेगा, यहाँ ZI बच रहा था ना, तो यहाँ भी ZI बनेगा। तो मेक्स का तो हो गया। ओनली पार्ट इज नोट। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है इज नोट। दो शब्द हैं तो दो कोड भी होंगे। तो अगर मैं इज की बात करूं या नोट की बात करूं, तो यहां दोनों के कोड भी क्या बनेंगे, HOGA, HO या GA। ठीक है, ऐसे ही ओनली पार्ट, क्योंकि और तो कुछ बच नहीं रहा, तो यहाँ पे ओनली पार्ट, यहाँ पे क्या है, NAKI। तो चाहे मैं ओनली की बात करूं चाहे मैं पार्ट की बात करूं, बचा क्या है मेरे पास, NE या KI। ठीक है, अब मुझसे क्वेश्चन देखो, मेरे जो सारे क्वेश्चन है वो इसी से हो जाएंगे, मुझे अब क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे कि जी आपने इतना सारा टाइम लगा दिया इसमें, देखो समझाने में टाइम लगता है, जब आप सोल्व करोगे तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। आपसे पूछा है इन सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब मुझसे प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है मुझसे मेक्स का कोड क्या होगा, उससे क्या पूछा है, मेक्स का कोड। अब देखो इकोनॉमिक्स, मनी, डिमांड एंड मेक्स, मेक्स का कोड क्या है, ZI। तो ऑप्शन है ZILANEKE। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो 47वें क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या है, ZI। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचनाएं तो सेम है हमारी, इन सूचनाओं के आधार पर, भाई सूचनाएं तो वही हैं, अब हम बार बार थोड़ी ना सोल्व करेंगे, हमने तो कर लिया पूरा क्वेश्चन। हमसे पूछा है मनी का कोड क्या होगा। अब मनी का कोड देखते हैं हम, पिछली स्लाइड में मनी का कोड क्या आ रहा है, मनी का कोड आ जाएगा आपका, देखो ये रहा मनी। तो मनी का कोड क्या है, LA। अब सूचनाएं हमें बार बार थोड़ी पढ़नी है, सूचनाएं हमारी हो चुकी हैं। तो मनी का कोड मेरा क्या आ गया, मनी का कोड हो गया मेरा LA। मैंने बताया था 3 से 5 क्वेश्चन का सेट होता है और 5 क्वेश्चन का सेट है शायद ये। मनी का कोड क्या है, LA। तो ऑप्शन नंबर A ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें मनी का कोड दोबारा से पूछ लिया, 2 बार पूछ लिया ये, चलिए कोई बात नहीं। मनी का कोड हमारा क्या है, LA ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो हमारा सेम है, इन सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दो।
सप्लाई का कोड पूछा है कि सप्लाई का कोड क्या होगा। ऑप्शन है एमओ या टीए, एमओ, टीए, पीए या नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ई भी मुझे दे रखा है, देखो इसमें नन ऑफ दीज। अब देखो मुझे किसका सप्लाई का कोड चाहिए। मैं क्या करूंगा, जहां मैंने कोड सोल्व किए थे वहां मैं एक बार चेक करता हूं क्या मुझे सप्लाई का कोड मिल रहा है कहीं। आप कहोगे कि सर सप्लाई का कोड मिला तो है लेकिन पेयर में मिला है। कैसे, कि ये रहा कि डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड और सप्लाई मेरे पेयर में है MOTA के। अब सिंपल सी बात है भाई, मुझसे तो सप्लाई का पूछा है तो सप्लाई का मेरे पास सेपरेट तो कोड है नहीं भाई। जो सप्लाई है उसका जो कोड है वो सेपरेट तो है नहीं। क्या था, MO या TA करके था। क्या ऐसा कोई विकल्प है? आप कहोगे जी पहला ही विकल्प मुझे ऐसा मिल रहा है जिसमें मुझे आंसर पेयर में दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ अगर ये मुझे MO या TA अलग अलग दे रखे हैं, जैसे MO, TA, PA, यहाँ ZI कर देता तो मैं कह देता मेरा आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई मुझे एग्जैक्ट तो पता ही नहीं, अलग अलग उसने दे रखा है MO, TA। अब MO या TA में से कौन सा है ये भी तो मुझे पता होना चाहिए। तो MO भी है, TA भी है, तो दोनों तो मैं लगा नहीं सकता। तो यहाँ मैं आंसर क्या दूंगा, इनमें से कोई नहीं मैं अपना आंसर दे देता। लेकिन अभी तो मेरे पास आंसर है पेयर वाला, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा MO या TA। तो इस तरीके से ये जो चाइनीज कोडिंग होती है वैसे तो बहुत आसान है ये, लेकिन बच्चों को ये थोड़ी कठिन लगती है, तो उसी तरीके से आपको ये इजीली करनी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा उसी पे दे रखा है। क्वेश्चन क्या दिया है, निर्देश हमारे वही हैं सारे। क्वेश्चन है डिमांड ओनली मोर का कोड क्या होगा। अब देखिए मुझे क्या कर दिया, सेंटेंस बना के दे दिया डिमांड ओनली मोर, मतलब मुझे 3 वर्ड दे दिए, उनका सेंटेंस है। अब देखो 3 है, जीनेमो, मोजीने, कीनेमो, मोजीकी, जीकाटा। अब देखो आपको पता है डिमांड ओनली मोर, तो डिमांड भी देखो मेरे पास है, ये रहा, ओनली भी मेरे पास है, लेकिन आपको पता है मोर जो शब्द है ये मेरे सेंटेंस में पहले में नहीं है, निर्देश में मेरे मोर नहीं है। तो यानी कि मुझे एक बात यहां से क्लियर हो जाएगी कि मेरा जो क्वेश्चन होगा उसमें एक कोड आउटसाइड का होगा। अब मैं ऐसा ही कोई ऑप्शन पकड़ता हूं जिसमें मेरा आउटसाइड का कोड हो। आपको पता है जी नेमो, तो जी नेमो तो मेरे कोड का हिस्सा थे शायद। काला होगा, मोटा पाका, जीला ने की, जीमो काटा, नहीं XI हो सकता है। मोजी ने, मोजी ने तो देखो मेरे सारे हैं, MO ये रहा, ZI ये रहा और NE आपका ये रहा, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। पहले मैं आंसर खत्म, ऑप्शन खत्म करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो मोर शब्द है वो बाहर से आया है, और सिंपल सी बात है तो बाहर से आया तो कोड भी आउटसाइड से आएगा। तो मोजी ने तो मेरे निर्देश का हिस्सा है, तो ये खत्म। कीनेमो, तो देखो कीनेमो, की ये रहा, NE ये रहा, MO ये रहा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, खत्म। क्योंकि तीनों जो कोड हैं वो मेरे निर्देश में हैं। मोजी की, MO ये रहा, ZI ये रहा, KI ये रहा, तो मोजी की भी नहीं होगा। जीकाटा, XI KA TA, तो XI तो बिल्कुल बाहर से आ रहा है। KA TA, KA है, KA हैगा और TA भी है, मतलब मेरे हो सकता है कि मेरा पहला आंसर हो या मेरा ई आंसर हो। मतलब 3 ऑप्शन तो मेरे खत्म हो ही गए कि भाई ये मेरा आंसर नहीं हो सकते कभी भी। क्यों? क्योंकि एक कोड बाहर का चाहिए। अब देखो ये नहीं है कि भाई मोर लास्ट में है तो मेरा लास्ट में ही आना जरूरी है। अब देख रहे होगे इसमें भी शुरू में, इसमें भी शुरू है, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। हो सकता है सीक्वेंस से दे रखे हो सकता है लास्ट से हो। अब डिमांड ओनली मोर, आपको पता है डिमांड का कोड हमने क्या देखा था, डिमांड का कोड देखा था हमने, ये रहा, ये रहा डिमांड। ओनली कहाँ है, ओनली देखो ये रहा। अब ये दोनों ही पार्ट में है। कैसे? डिमांड सप्लाई के साथ है और ओनली पार्ट के साथ है। कोड क्या है, मोयाटा ने या की, मोटा ने की। अब मुझे पता है कि भाई डिमांड का कोड क्या है, मो या टा। ओनली का कोड क्या है, NE या KI। अब मैं ऑप्शन से चेक करूंगा, मुझे पता है XI तो मेरा आना ही है, तो XI तो मेरा आ गया। उसके बाद क्या है मेरा
एक्स आई के बाद मुझे के ए टी ए दे रखा है और एन ई एम ओ दे रखा है। अब तुम्हें पता है एन ई ये रहा, ओनली के लिए एन ई ले रखा है, के आई छोड़ दिया, और डिमांड के लिए एम ओ ले रखा है। तो एम ओ एन ई एक्स आई ये मेरा आंसर हो सकता है। ये भी हो सकता है भाई, एक्स आई तो इसमें भी है, के ए टी ए। अब के ए कहाँ है, टी ए तो है, लेकिन के ए तो मेरा कोड किसी और चीज का ही होगा। जैसे ये रख के ए, अब के ए कोड देखते हैं पहले हम, क्योंकि के, अब देखो के ए जो कोड है मेरा वो क्लियरली मुझे पता है के ए कोड जो है मेरा इकोनॉमिक्स का है कि नहीं। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, के ए वाला, ये वाला, क्योंकि के ए कोड मेरा किसका है, इकोनॉमिक्स का है। थोड़ा सा मैं इसे विजिबल कर लेता हूँ। देखो इस तरीके से मैं इस दोनों ऑप्शनों को सही से विजिबल कर देता हूँ, इस तरीके से। आपको पता है या तो मेरा आंसर होगा पहला या मेरा आंसर होगा लास्ट वाला। मैंने देखा एक्स आई मेरा बाहर से कोड आया है, तो मेरा मोर के लिए जो शब्द यूज हो रहा है वो एक्स आई हो रहा है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन उसके बाद के ए, अभी मैंने पीछे देखा था जहां मैंने कोड सोल्व किए थे, के ए जो मेरा कोड है वो किसका है, इकोनॉमिक्स का है। जबकि इकोनॉमिक्स तो मेरे इस सेंटेंस का हिस्सा ही नहीं है, डिमांड ओनली मोर है। तो यानी कि ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए बच गया। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हमने एक बात सीखी, कई बार जो हमें क्वेश्चन है उसमें आउटसाइड के कोड भी दे देता है, तो वहां हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो विकल्पों से करेंगे कि हम उस आउटसाइड वाले शब्द को, जैसे इसमें क्या था, मोर था, अब हमने इस मोर को ही पकड़ लिया, इस मोर का हमने क्या बना दिया, मोर का बना दिया इसका मारते मारते कबूतर। फिर ये बता देगा हमें कि भाई हाँ जी ठीक है, मुझे तुम विकल्पों से उठा लो और मैं मोर ही हूं, मोर रहूंगा और मोर बन के मैं तुम्हारा आंसर निकाल दूंगा। अब इसमें क्या करा उसने कि भाई जो मोर है, ये मोर के लिए कोड क्या यूज किया, एक्स आई। तो एक्स आई मेरे केवल दो ही सेंटेंसों में है जो आउटसाइड का है, बाकी सारे जो है मेरे निर्देश के अकॉर्डिंग दे रखे थे विकल्प, तो तीनों विकल्प मेरे ये खत्म हो गए। उसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई एन ई एम ओ के टी ए, तो के तो मेरा इकोनॉमिक्स का था, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा मेरा, इसका आंसर था एक्स आई एन ई एम ओ। तो यहाँ मेरे एम ओ ले लिया डिमांड के लिए और एन ई ले लिया उसने ओनली के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप, मतलब इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन है, और इस टाइप के हम 3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोई। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम है। सबसे पहले हमें देखो निर्देश शुरू करने हैं, निर्देश सोल्व करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि मैन इन ब्लैक, अब देखो मैंने आपको एक चीज और दिखानी है, ए यहां पे आ जाओ, पहले हम सबसे पहले यहां पे देखो, ये जो मेरा निर्देश था ये भी मेरा वर्ड बेस्ड था कि भाई हाउ आर यू को NEETINFU दिया, ये भी मेरा जो निर्देश था ये भी वर्ड बेस्ड था। लेकिन जो मेरा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो मेरे निर्देश हैं उसमें आपको पता है सेंटेंस जो वर्ड है मेरे, उनको कोड किस में कर रखा है, सिंबल्स में कर रखा है। इसे हम सिंबल कोडिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि सिंबल कोडिंग अलग आएगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप में हम सिंबल कोडिंग पढ़ेंगे, अभी तो हम चाइनीज कोडिंग पढ़ रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चनों को सोल्व किया है। आपको पता है मैन इन ब्लैक, तो मैन इन ब्लैक का जो उसने कोड दिया है, मैं यहाँ पे चाहूं तो लिख सकता हूं, 1 मिनट में इसे थोड़ा सा यहाँ से क्लीन करके दोबारा लिखता हूं। चलिए मैन इन ब्लैक, इसका कोड क्या लिखा है इसने, $% हैज, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हैं। फिर कह रहा है ब्लैक डायमंड गोल्ड, ब्लैक डायमंड गोल्ड, ठीक है। ब्लैक हो गया, डायमंड हो गया, और फिर क्या है हमारा गोल्ड है। इसका कोड क्या है, % कॉपीराइट @ %, कॉपीराइट और @ तीसरा है डायमंड रोज गोल्ड,
डायमंड, रोज, गोल्ड। इसका कोड क्या है? एट द रेट कॉपीराइट स्टार, एस्ट्रिक बोलते हैं वैसे तो इसे, एट द रेट कॉपीराइट और आपका एस्ट्रिक। अब वही है, देखो अलग अलग कलर से हम इन्हें फिल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूं रेड कलर, मैन इन ब्लैक, ब्लैक डायमंड गोल्ड, डायमंड रोज गोल्ड। तो आपको पता है यहां पे मेरा ब्लैक है, ठीक है। क्या दे रखा है मुझे? ब्लैक दे रखा है। यहां भी मुझे ब्लैक दे रखा है। तो पहले और दूसरे सेंटेंस में कॉमन क्या है? ब्लैक। तो डॉलर परसेंटेज हैज, परसेंटेज कॉपीराइट एट द रेट। तो मेरा जो परसेंटेज है वो मेरा यहाँ पे आ गया ब्लैक का कोड। तो मैं चाहूं तो यहाँ पे लिख सकता हूं कि जो ब्लैक का कोड है वो क्या है? मेरा परसेंटेज है, ठीक है। उसके बाद मैं इंक कलर चेंज करता हूं, फिर मैं देखता हूं मैन इन डायमंड गोल्ड, डायमंड रोज गोल्ड। तो देखो डायमंड और गोल्ड दोनों में, तो मैं यहाँ पे इन्हें अंडरलाइन करता हूं दोनों को एक साथ। डायमंड ये रहा और गोल्ड ये रहा। अब देखो दूसरे और तीसरे में दो कॉमन होंगे, तो मैं अलग अलग लिख लेता हूं इन्हें। अब क्योंकि अलग अलग नहीं लिख सकता, क्योंकि दोनों के लिए कोड जो है वो या वाली कंडीशन में लगे, डायमंड और गोल्ड। इनका जो कोड बनेगा वो बनेगा ये रे, देखो भाई, क्योंकि दो ही हैं। तो एट द रेट कॉपीराइट, तो हो सकता है एट द रेट हो या कॉपीराइट हो। उसके बाद बचता क्या है मेरे पास? रोज बचेगा। तो रोज का कोड क्या है? स्टार आ जाएगा। यहां पे मैन और इन बच गया, तो ये भी कॉमन आएंगे। और कॉमन आएंगे तो क्या कॉमन आएगा? या तो मैन या इन। कोड क्या कॉमन आएगा? डॉलर हैज, डॉलर या हैज। तो क्लियर है। अब देखो स्लाइड, क्योंकि हमें तो देखो स्लाइड चेंज करनी होती है। आप जब पेपर पे इसे सोल्व कर लोगे तो आपके सामने सारे आंसर्स एक बार में आ जाएंगे। जैसे मुझसे क्या पूछा है? तो मुझसे पूछा है सबसे पहले इसमें कि रोज का कोड क्या होगा। अब बताओ मुझे रोज का कोड क्या है? ये रहा रोज का कोड। रोज का कोड क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? एट ए ऑप्शन पे स्टार ही दे रखा है, स्टार कॉपीराइट एट द रेट परसेंटेज। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे? इन सूचनाओं के आधार पर नीचे दिए गए क्वेश्चन रिपीट कैसे हो रहे हैं? यहां भी रोज का पूछा है, यहां भी रोज का ही पूछा है। चलिए रोज का तो हमारा आंसर पहले ही आ चुका है। रोज का आंसर क्या है हमारा? स्टार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंक रोज गोल्ड का कोड क्या होगा? तो पिंक रोज गोल्ड, क्लियर है। अब देखो तीन शब्द है मेरे पास, पिंक, रोज और आपका गोल्ड। इन तीनों का बताना है। आपको पता है रोज का कोड मेरा स्टार है। क्यों? क्योंकि मुझे पिछले उस स्लाइड में मैंने देखा था कि जो मेरा रोज का कोड है वो मेरा स्टार है। और क्या क्या है मेरे पास? पिंक और गोल्ड। अब देखो पिंक तो मेरे क्वेश्चन का हिस्सा है ही नहीं, लेकिन गोल्ड है। और गोल्ड का कोड क्या है? गोल्ड का कोड है मेरा या तो एट द रेट या कॉपीराइट, लेकिन पिंक मेरा बाहर से है। तो देखो गोल्ड का कोड क्या होगा मेरा? गोल्ड का कोड हो जाएगा मेरा, भूल गया, गोल्ड का कोड होगा मेरा यहाँ पे डायमंड और गोल्ड है ना, एट द रेट और कॉपीराइट। चलिए गोल्ड का कोड क्या हो सकता है? एट द रेट या कॉपीराइट। पिंक का कोड क्या होगा? पिंक का कोड आपका आउटसाइड आएगा। क्यों? क्योंकि पिंक जो है मेरे किसी भी निर्देश का हिस्सा नहीं है। ब्लैक डायमंड गोल्ड, मैन इन ब्लैक, डायमंड रोज गोल्ड, तो पिंक तो है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं यही देखता हूं कि मेरे जो क्वेश्चन है उसमें एक कोड बाहर का कौन से विकल्प में है। क्योंकि पिंक जो है एक, क्योंकि रोज और गोल्ड तो मेरे निर्देश का हिस्सा है। ये रहा मेरा रोज और ये रहा मेरा गोल्ड। तो ये रहा रोज गोल्ड, वैसे दोनों एक साथ भी हैं। तो पिंक जो है एक बाहर से आएगा। अब देखो एट द रेट कॉपीराइट स्टार, आपको पता है एट द रेट कॉपीराइट और स्टार तीनों मेरे क्वेश्चन का हिस्सा हैं। स्टार एट द रेट यूरो, स्टार
है मेरे पास, एट द रेट है मेरे पास, और यूरो। यूरो यानी कि बाहर से आ सकता है, मतलब ये जो कुछ साइन है यूरो टाइप का, ये मेरा आ सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो सकता है। ये क्या है मेरा, पाई, फाई, पता नहीं कौन कौन से साइन है। तो यहाँ तो देखो उसने तीनों ही आउटसाइड दे दिए, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा, नन ऑफ दीज, ये मेरा आंसर हो सकता है। अब हम चेक करते हैं क्या भाई रोज का कोड क्या है, स्टार, स्टार मेरा है, बिल्कुल है। गोल्ड का कोड क्या है, एट द रेट या कॉपीराइट, तो आपको पता है एट द रेट आ रहा है यहाँ पे, तो यानी कि गोल्ड का कोड उसने क्या मान लिया, एट द रेट, और लास्ट में क्या दे रखा है, ये यूरो टाइप का दे रखा है। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है मेरा हो सकता है आंसर हो, और बी ऑप्शन ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि मुझे तीनों कोड जो है वो अलग अलग यहाँ पे मिल चुके हैं। कैसे मिले, कि भाई आपको पता चल गया कि यहाँ पे स्टार रोज के लिए, एट द रेट गोल्ड के लिए यूज हो सकता है, और ये जो साइन है यूरो टाइप का, ये मेरा पिंक के लिए काम करेगा क्योंकि आउटसाइड से आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मे बी ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल। तो ये थी हमारा आज का सेशन, और उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। जितने भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हो सकता है 1 या 2 पार्ट हमारे और आए, उसके बाद जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। सेशन पसंद आया है तो सेशन को एक लाइक कर देंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। एक अच्छा सा कमेंट अगर आप कर देंगे वीडियो पे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपके लिए और अच्छे से और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, और जो अदर प्लेलिस्ट हैं हमारी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। वहां जाके आप वीडियोस अपनी पसंद की देख सकते हैं। लगभग हमारा 75 से 80% जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और शानदार क्वेश्चनों के साथ और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ, तैयारी करते रहिए। एग्जाम आपका बहुत जल्द, री एग्जाम जो है आपका यूपी पुलिस का वो बहुत जल्द होने वाला है। तैयारी में पूरी सरकार ने जो है तैयारियां पूरी कर ली हैं, बस उन्हें केवल एक बार एग्जाम डेट आपको घोषित करनी है। आप केवल अपनी तैयारी कीजिए, एग्जाम डेट या एग्जाम कराने का जो जिम्मा है वो सरकार का है, आपका काम है तैयारी करना। तो आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।